नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। मोदी की बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म 12 साल मुकम्मल, सबसे तवील मुद्दत तक वज़ीर-ए-आज़म रहने का एजाज़। सर जमहूरिया और बीजेपी कायदीन ने दी मुबारकबाद। मोदी पंडित नेहरू की जगह ख्वाब में भी नहीं ले सकते, कांग्रेस का रद्देअमल। कहा 2024 धांधली करके इख्तियार में आए हैं मोदी, वोट चोरी करके अवाम को मुसलसिल धोखा देने का इल्जाम। कांग्रेस वफद की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात, मीनाक्षी नटराजन के हक में फौरी मुदाखलत का किया मुतालबा। राज्यसभा के लिए पर्चे नामजदगी मुस्तरद करने पर उठाए सवाल। टीएमसी की सीनियर रुकन राज्यसभा मेंबर शमिता देवी ने पार्टी छोड़ दी, किसी किस्म के दबाव से किया इनकार। टीएमसी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से मुलाकात की, बंगाल में बीजेपी की इंतकामी कार्रवाइयों पर जाहिर की तशवीश। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज आज़ाद हिंदुस्तान के मुसलसिल सबसे तवील अरसे तक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म रहने का एजाज़ हासिल कर लिया। मोदी ने 26 मई 2014 की पहली बार वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हल्फ उठाया था। इसके बाद से मुसलसिल मुल्क के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मुसलसिल मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से मंगल को उनकी मुद्दत कार 4398 दिन मुकम्मल हो गए। ये पंडित नेहरू के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर 4398 दिन की मुद्दत कार के बराबर हैं। पंडित नेहरू 13 मई 1952 से 27 मई तक 1964 तक वज़ीर-ए-आज़म रहे थे। अलबत्ता वो आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1945 को हिंदुस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म बने थे, लेकिन इस वक्त वो मुंतखब नहीं बल्कि अबूरी हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म थे। इससे कबल मोदी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के मुसलसिल मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर 4070 दिन के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ चुके हैं। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1970 तक मुसलसिल वज़ीर-ए-आज़म रहीं, अगरचे बाद में उन्हें 1980 में भी वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई थी। मोदी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से मजमूई तौर पर 9000 से भी ज़ायद दिन खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इन्होंने तीसरी मुसलसिल मुद्दत के लिए 9 जून 2024 को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हल्फ लिया था। आज काबीना के खुसूसी इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को इस एजाज़ के लिए तैनियत पेश की गई। दिल के बहलाने के लिए गालिबी ख्याल अच्छा है। कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के मुसलसिल सबसे तवील अरसे तक वज़ीर-ए-आज़म रहने का रिकॉर्ड बनाते के दरमियान चारशंबे को कहा कि सच ये है कि 2024 का अवामी मैंडेट मिस्टर मोदी के लिए नहीं था। कांग्रेस ने इस मौके पर पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए इन्हें जदीद हिंदुस्तान का मोहम्मर बताया और कहा कि 17 करोड़ राय दहिंदगान वाली वोटर लिस्ट इन्होंने ही तैयार करवाई थी। कांग्रेस के शोबे मौसलात के इंचार्ज जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जहाँ नेहरू 1952, 1957 और 1962 में भारी अक्सरियत से जीते थे, वहीं मिस्टर मोदी 2024 में सादा अक्सरियत भी हासिल नहीं कर पाए और इन्हें खुद को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए ही बीजेपी पार्लिमानी पार्टी को दरअंदाज करके उजलत में कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी एनडीए का इजलास बुलाना पड़ा था। सच यही है कि 2024 का अवामी मैंडेट यकीनी तौर पर उनके लिए नहीं था। मिस्टर रमेश ने लिखा कि 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने और इन्होंने एक ऐसी शानदार काबीना की क़यादत की जैसी दुनिया में शायद ही कभी देखने को मिलेगी। इन्होंने कहा कि इसी दौरान तमाम बालिगों को वोट देने का हक़ यकीनी बनाने के लिए 17 करोड़ रजिस्टर्ड राय दहिंदगान वाली वोटर लिस्ट तैयार की गई और आज़ाद हिंदुस्तान के पहले आम इंतखाबात अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के दरमियान कराए गए। कांग्रेस लीडर ने कहा कि पंडित नेहरू के दौरे वज़ारत उज़्मा यानी 1947 से 52 के दौरान हिंदुस्तान की कामयाबियों के इस रिकॉर्ड में सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे कद्दावर रहनुमाओं ने अहम किरदार अदा किया था। मिस्टर मोदी अब इसी मिटाना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने आज खुद से तय करदा और मशकूक तरीके से तैयार करदा कोई संगे मेल हासिल कर लिया हो, लेकिन वो हिंदुस्तान के गले में एक बोझ की तरह हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान में जमहूरियत के क़त्ल के ज़िम्मेदार हैं। जमहूरियत के वही इदारे, एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन और एक मुक़द्दस वोटर लिस्ट अब ख़तरे में हैं। हमारे तालीमी इदारों को बर्बाद करके साइंसी सोच को ख़त्म कर दिया गया है, जैसे कि हाल ही में नीट और CBSE घोटालों से पता चला है। निजकारी और अहल नहीं पाए गए जैसे गलत तरीक़ों से दर्जे फ़हरिस्त ज़ातों, दर्जे फ़हरिस्त कबाइल और दीगर पसमानदा तबक़ात के रिजर्वेशन को कमज़ोर कर दिया गया है।
सर जमुहरिया द्रौपदी मुर्मू ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के मुसलसिल सबसे तवील अरसे तक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम देने पर दिली मुबारकबाद देते हुए इस यकीन का इजहार किया कि खिदमत, शमूलियत और कौमी तरक्की के तई वज़ीर-ए-आज़म का गैर मुतज़लज़ल अज़्म मुल्क को इसकी उमंगों की तकमील की तरफ ले जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर मुल्क की खिदमत में वक्फा 4399 दिन मुकम्मल होने पर सर जमुहरिया ने मोदी को एक ख़त लिखकर उनकी सिताइश की। इन्होंने अपने पैगाम में कहा कि अवामी ज़िंदगी में हिंदुस्तान की वज़ीर-ए-आज़म जैसे ओहदे की जिम्मेदारी के लिए बहुत ज़्यादा लगन, लचक और इस्तेकामत की ज़रूरत होती है। कांग्रेस के एक वफ़द ने राज्यसभा इंतखाब के लिए मीनाक्षी नटराजन का पर्चा नामजदगी मुस्तरद किए जाने से मुताल्लिक़ मामले में आज इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। कांग्रेस लीडर ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया है। पार्टी के एक आला सतही वफ़द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करके रिटर्निंग ऑफिसर ARO के फैसले को गैर कानूनी, जानिबदाराना और जमहूरी उसूलों के मुनाफी करार दिया। हमने विस्तृत रूप से डेलीगेशन ने उनके समक्ष ये मुद्दे रखे। नंबर 1 कि रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय बिल्कुल विकृत है, कानूनी रूप से गलत है, किसी हद में किसी तरह से उसको समर्थन नहीं किया जा सकता। वो 2+2 को 5 लिखने जैसा नहीं बल्कि 2+2 को 7 लिखने जैसा गलत निर्णय है। इसके कारण बड़े सरल हैं। एक आधार पर मिस मीनाक्षी नटराजन को RO ने निरस्त कर दिया उनके नॉमिनेशन पेपर को। वो आधार था ये गलतफहमी कि कोई क्रिमिनल केस जो इनके विरुद्ध पेंडिंग है उसका इन्होंने खुलासा अपने फॉर्म में नहीं किया। मजे की बात यह है कि कोई भी क्रिमिनल केस ऐसा नहीं है जो कानून में एग्जिस्ट करता है, स्थित है, जिसका वो खुलासा कर सकती थी। कोई नहीं है। एक नोटिस आया है कोर्ट से कि आप आइए और बताइए कि हम कॉग्निजेंस इस केस का लें कि नहीं लें। ये पहली कक्षा का कानूनी विद्यार्थी जानता है कि कॉग्निजेंस यानी संज्ञान लेना एक प्राथमिक स्टेज होती है मैजिस्ट्रेट द्वारा, और वो इसलिए ली जाती है कि मैं ये निर्णय करूं कि ये केस आगे चलना चाहिए कि नहीं। बिना कॉग्निजेंस से कोई भी क्रिमिनल केस जन्मता ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं होता है। अब मजे की बात यह है कि जो इलेक्शन कानून है, जो चुनाव आयोग का कानून है, जिसमें एक खुलासा की उत्तरदायित्व है, उसमें लिखा है स्पष्ट कि आपको सिर्फ वो वाला खुलासा करना है जिसमें अपराध अगर प्रूव हो तो दंड 2 वर्ष से ज्यादा हो और जिसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हों। ये कानून में लिखा है सेक्शन 33A में, जो हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसका उत्तरदायित्व, उसका कर्तव्य है RO को देखने की। अब इसमें कॉग्निजेंस की प्रथम श्रेणी में नहीं आता ये, यानी मैजिस्ट्रेट ने अभी तक कॉग्निजेंस नहीं लिया। अगर और जब वो उनको सुनने के बाद, मिस मीनाक्षी नटराजन को सुनने के बाद कॉग्निजेंस लेंगे, संज्ञान लेंगे, उसके बाद तहकीकात होगी। तहकीकात के बाद चार्जशीट होगी अगर हुई, और चार्जशीट के बाद चार्जेस फ्रेम होंगे। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने बीजेपी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आईनी इदारों पर दबाव बनाकर इंतहाई घटिया हरकतें कर रही है बीजेपी। इन्होंने अफसोस का जाहिर किया कि मध्य प्रदेश में इलेक्शन कमीशन के ओहदेदार शदीद दबाव में काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतों से बीजेपी मुसलसिल जमहूरियत का गला घोटने का काम कर रही है। कितनी सत्ता चाहिए भारतीय जनता पार्टी को? कितनी सीटों से उनका पेट भरेगा? कितनी और नीचता पर उतरेंगे? कितने और कलंकित होंगे? और कितनी और संस्थाओं का ये दम घोटेंगे? सवाल इस बात का है क्योंकि कांग्रेस की जो राज्यसभा प्रत्याशी मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन जी हैं, उनके नामांकन को रद्द करना बीजेपी का एक और कुत्सित प्रयास है, एक और घटिया पैतरा है। उन्होंने अपने एफिडेविट में कोई बात नहीं छिपाई है, ये सारी कोरी बकवास है। जब भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया बीजेपी को कि वो हमारे एमएलए तोड़ नहीं सकती है, क्रॉस वोटिंग नहीं करा सकती है, उन्होंने ये घटिया पैतरा पे आमादा हो गए, उस पर उतारू है। संविधान को ताक पर रखकर ये लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या है, और अगर आपकी जरा सी भी लोकतंत्र में आस्था है तो इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि बीजेपी के लालच की, बीजेपी के सत्ता की लोलुपता की, एक एक सीट के प्रयास
जो जीतने का उनका है उसका कोई अंत नहीं है, और ये दिखाता है कि वो किसी भी कीमत पर सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। और इसीलिए अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। टीएमसी की सीनियर तरीन राज्यसभा रुकन सुष्मिता देव ने आज टीएमसी को खैरबाद कर दिया। इनका कहना था कि इन्होंने पार्टी छोड़ी है और बल राज्यसभा के सीट से भी इस्तीफा दे देंगी। सुष्मिता देव का कहना था कि मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से भी ये भी कुछ कहना नहीं चाहेंगी। तृणमूल में लगातार लोग रिजाइन कर रहे हैं या दूसरा गुट बन देखिए, मैं तो सिर्फ अपने बारे में ही जवाब दे सकती हूँ कि मैंने आज सुबह सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस के सदस्यता से मैंने रेजिग्नेशन दिया है, और राज्यसभा सीट भी मुझे पार्टी ने ही दिया था। तो अगर पार्टी छोड़ा है तो राज्यसभा की सीट भी छोड़नी चाहिए, और इसके कारण मेरे व्यक्तिगत है, राजनीतिक भी है। तो इस पर मैं इस वक्त ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी, जब वक्त आएगा आप सबसे जरूर बात आगे करूंगी। बीजेपी दीदी देखिए, आगे मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि कल मैं आसाम जा रही हूँ अपनी बहनों और माताजी से मिलने। मुझे तो अजीब लगा कि कल्याण बैनर्जी, जिनकी बात आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही, उन्हें तो शुकेंदु जी की तारीफ की कि बड़ा अच्छा पदक्षेप लिया। मैम पॉलिटिशियन आपके, मैम कई कलीग्स हैं तृणमूल कांग्रेस में, आप सीजन पॉलिटिशियन हैं मैम, क्या और भी लोग तृणमूल कांग्रेस में अभी हम देख रहे हैं कई रेजिग्नेशन हो रहे हैं, बड़ी लोकसभा राज्यसभा की बात की जाए, आने वाले और समय में हम देख सकते हैं मैम और भी? सी, आई एम नॉट प्रिवी टू दिस कि कौन क्या कर रहा है, मैं उस पर प्रिवी नहीं हूँ। और फ्रैंकली स्पीकिंग, I am not directly involved in Bengal politics. I am from Assam. Do you want to focus more on आज के दिन तो मैं मुक्त हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, आई एम अ फ्री वुमन, एंड हेमंतदा के साथ मेरा बहुत पुराने दिन से हमने कांग्रेस में एक साथ काम किया, सो आई गेव अ कर्टसी विजिट। आप भाजपा में शामिल होंगी मतलब आने वाले समय में? मेरे को दो तीन दिन फारिग रहने। Let me be on a few days sabbatical. I am a politician with an electoral background, although I've lost an election, no doubt about it. And I'm an organization person, but I don't know what exactly I will do. I also need some time to think. But I think that Assam is my state. But I'm grateful that after all, when MLAs vote for you, is the people of Bengal who give me a chance to be a Rajya Sabha MP. I'm grateful to the people of Bengal. उधर टीएमसी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने आज राहुल गांधी से मुलाकात की और टीएमसी और मगरबी बंगाल में बीजेपी के इख्तियार में आने के बाद होने वाली तब्दीलियों के बारे में तबादले ख्याल किया। बिहार असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा तेजस्वी यादव ने रियासत की माली सूरत-ए-हाल पर संगीन सवालात उठाए हैं, हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। इन्होंने दावा किया कि बिहार शदीद माली बहरान से गुजर रहा है और हुकूमत को समाजी तहफ़्फ़ुज़ पेंशन की अदायगी के लिए बिहार हंगामी फ़ंड से 3,662 करोड़ रुपए निकालने की मंजूरी देनी पड़ी है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में कहा कि बिहार काबीना ने मई, जून और जुलाई 2026 की समाजी तहफ़्फ़ुज़ पेंशन की अदायगी के लिए हंगामी फ़ंड के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। उनके मुताबिक हंगामी फ़ंड का मकसद गैर मुतवक्किल बहरानों, कुदरती आफात या माली मुश्किलात के दौरान फौरी ज़रूरत पूरी करना होता है। लेकिन अगर पेंशन जैसी मामूली अदायगियों के लिए भी इसी फ़ंड का सहारा लेना पड़े तो ये रियासत की माली सेहत पर संगीन सवाल खड़े करते हैं। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। मोदी की बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म 12 साल मुकम्मल, सबसे तवील मुद्दत तक वज़ीर-ए-आज़म रहने का एजाज़, सर जमहूरिया और बीजेपी कायदीन ने दी मुबारकबाद। मोदी पंडित नेहरू की जगह ख्वाब में भी नहीं ले सकते, कांग्रेस का रद्देमल, कहा 2024 धांधली करके इख्तियार में आए हैं मोदी, वोट चोरी करके अवाम को मुसलसिल धोखा देने का इल्जाम। कांग्रेस वफद की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात, मीनाक्षी नटराजन के हक में फौरी मुदाखलत का किया मुतालबा, राज्यसभा के लिए पर्चे नामजदगी मुस्तरद करने पर उठाए सवाल। टीएमसी की सीनियर रुकन राज्यसभा मेंबर शमिता देवी ने पार्टी छोड़ दी, किसी किस्म के दबाव से किया इनकार।
टीएमसी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से मुलाकात की। बंगाल में बीजेपी की इंतकामी कार्रवाइयों पर जाहिर की तशवीश। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।